हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज मनी। इससे पहले की क्लास में हम बैंकिंग चैप्टर कर चुके हैं, तो पहले आप जाकर के वो बैंकिंग चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर स्टार्ट करें मनी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनी, जब पैसा नहीं था, जब करेंसी हमारे पास नहीं थी, तो उस टाइम पर कैसे एक्सचेंज होता था। तो उस टाइम पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करके लोग ट्रांजैक्शन करते थे। जैसे ही किसी पर्सन के पास क्या है, भेड़ है, और उसे क्या चाहिए, उसे अनाज चाहिए, उसे गेहूं और चावल चाहिए, है ना। किसी के पास भेड़ है और उसे गेहूं और अनाज चाहिए, तो वो क्या करेगा, भेड़ को दे करके गेहूं और अनाज ले लेगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। और ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी। ओके, अंडरस्टूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बात ये है कि जो बार्टर सिस्टम है, ऐसा नहीं था ये कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, प्रॉब्लम होती है फिर जाकर के उसका सॉल्यूशन आता है, राइट। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो करेंसी आई, रूपी आया, ताकि इजिली ट्रांजेक्शन हो पाए। तो सबसे एक बेसिक प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में होती है, वो पहली क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये अनिल भाई हैं, इन्होंने गेहूं उगाया है ना। तो अनिल जी हैं, इनके पास क्या है, इनके पास बेचने के लिए गेहूं है और इन्हें आम चाहिए, ठीक है। तो अब इन्हें कोई ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसे गेहूं खरीदने हो और जिसके पास आम बेचने के लिए हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इन्होंने बहुत मुशक्कत करी और इन्होंने ढूंढा टाटा भाई को। अब जो टाटा भाई थे, उनके पास बेचने के लिए आम तो था, मतलब अनिल भाई को आम चाहिए, तो इनके पास आम तो था, लेकिन इन्हें क्या खरीदना था, इन्हें गेहूं नहीं, इन्हें ऊन चाहिए स्वेटर बनाने के लिए। समझ में आ गया। तो क्या यहाँ ट्रांजैक्शन हो पाएगी, नहीं। तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम है उसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो मैं बेच रहा हूं, सामने वाला वो खरीदना भी चाहे, और जो मैं खरीदना चाहता हूं वो सामने वाले के पास होना भी चाहिए। जब ये होता है तो बार्टर सिस्टम के अंदर तभी ट्रांजैक्शन हो पाती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉस्ट उसके अंदर ढूंढने में ही आ जाती है कि भाई हमें एक ऐसा सेलर या बायर ढूंढना है जो कि हमारी चीज को खरीद सके और अपनी चीज जो मुझे चाहिए वो बेच भी सके, राइट। अगला क्या है, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, अब टाटा भाई को समझ में नहीं आ रहा कि वो कितने आम दें कि उन्हें, मतलब उन्हें 4 गोले ऊन के चाहिए, तो वो कितने आम दे कि वो 4 गोले ऊन के बराबर हो जाएं। तो बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, है ना। अब इनको समझ में नहीं आ रहा ये कितना गेहूं दें कि ये 4 आम को खरीद लें, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब अगली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपके पास पैसे हैं, यू कैन इजिली स्टोर, राइट। लेकिन अगर आपके पास आम है या गेहूं है, तो इन्हें स्टोर करके रखना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ओके, अगला क्या है हमारे पास, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज की पेमेंट मुझे आने वाले टाइम पे करनी है, मतलब उधारी की पेमेंट करनी है, या फिर कोई भी चीज किसी भी चीज को मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एक बार में पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे अब अनिल भाई के पास कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिसके पास आम हो, है ना। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने आम उधार पे खरीद लिया कि भैया मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद ये सेम तरह के आम मैं तुम्हें वापस कर दूंगा टाटा भाई को। लेकिन जब उन्होंने आम वापस करे तो आम की क्वालिटी वो नहीं थी जो टाटा भाई को चाहिए थी, या जिस क्वालिटी के आम उन्होंने दिए थे। तो उधारी का काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। दूसरा, अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है चीजों को, तब भी इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये 4 लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये 4 क्या है ये 4 लिमिटेशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी किसे बोलते हैं, पैसा क्या है। देखो, जो भी खामियां बार्टर सिस्टम में थी, वो सारी खूबियां अगर किसी चीज में आ जाए तो वो बन जाती है आपकी करेंसी, ठीक है।
तो इसमें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कोई भी एक्सेप्ट कर ले जिसमें मेजर ऑफ वैल्यू हो। मतलब अगर मुझे रुपीस में, मैं रुपीस में किसी भी चीज की कीमत निकाल सकती हूँ, लैपटॉप, फोन, किसी भी चीज की कीमत अगर कैलकुलेट करनी है तो रुपी में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसों को स्टोर करके रखना आसान है। और अगर उधार में पेमेंट करना है तो मैं इंटरेस्ट प्लस करके इजीली पे कर सकती हूँ। इंस्टॉलमेंट में पे करना है तब भी पॉसिबल है मनी के केस में। मतलब बार्टर सिस्टम में जो जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी मनी ने आकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो इसीलिए मनी के तरफ सारी खूबियां हैं जो बार्टर सिस्टम के अंदर कमजोरियां थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है फंक्शन ऑफ मनी, मतलब मनी के क्या क्या काम है, मनी क्या क्या करता है। जो हमने पढ़ा वही सेम काम है, वही हम रिपीट करने वाले हैं। तो मनी जो जो भी काम करता है उसको बेसिकली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन किसे बोलते हैं हम? प्राइमरी फंक्शन होता है जैसे कि आप मीट से आप प्राइमरी किस लिए यूज करते हैं मनी को। तो दूसरा क्या होता है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और जब मैं एक्सचेंज कर रही हूँ तो मैं इजीली पता लगा सकती हूँ, जैसे ये पेन है, मैं इजीली पता लगा सकती हूँ कि इस पेन की कीमत क्या होगी। मतलब मुझे अगर मुझे पेन खरीदना है तो मैं पैसे दूंगी, मुझे पेन मिल जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है, अगर मुझे पता लगाना है इस पेन की कीमत क्या है तो रुपीज के फॉर्म में इस पेन की कीमत का पता लगाना बहुत आसान है। इसीलिए जो मनी है, जो पैसा है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज भी करने के लिए कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है पैसों को। और अगर मुझे पैसों रुपी की फॉर्म में किसी चीज की वैल्यू डिफाइन करनी है तो उसे भी डिफाइन करना इजी है। ठीक है, आगे तो स्टोर करके रख सकते हैं, आप देख रहे हो पैसे को इकट्ठा करना है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर मुझे कार खरीदनी है लेकिन मेरे पास एक साथ इतने सारे पैसे नहीं है तो मैं इंस्टॉलमेंट में कार खरीद सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदना भी आसान है और पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि जो मनी है वो क्या क्या काम करता है। एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है ना। तो अब मनी को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे। एक होता है लीगल टेंडर मनी, एक क्या है, एक है लीगल टेंडर मनी, और दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी। मतलब लीगल टेंडर मनी वो होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, पेपर नोट्स और सारी करेंसी। क्या हो, देखो है ना, सारे नोट और करेंसी, कॉइन्स और पेपर नोट। तो सारे के सारे पेपर नोट और जो कॉइन्स हैं उन्हें लीगल टेंडर बोलते हैं, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर इशू किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें फियाट मनी भी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। अब दूसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी। इसे आप अपने, मतलब आपकी इच्छा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मना भी कर सकते हो। जैसे आपको कोई चेक साइन करके दे रहा है, कोई बैंक ड्राफ्ट में पैसे दे रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज या बैंक मनी ट्रांसफर कर रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये आपकी इच्छा है, ये ऑप्शनल मनी है, ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। मतलब लीगल टेंडर मनी वो होता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू किया जाता है, और इसमें आप पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते। आप किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं रूपी की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में पेमेंट नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो ऑप्शनल मनी जितने भी, मतलब पेपर नोट और करेंसी के सिवा जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल मनी होते हैं। वो बायर और जो सेलर होता है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण, जो आपस में ट्रस्ट होता है उसके बिहाफ पे वो कैसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लीगल टेंडर मनी है उसमें आपको अगर जो बायर है, जो कोई भी पर्सन आपको पैसे दे रहा है तो आपको लेने ही पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते। तो यही फर्क है लीगल टेंडर मनी में, ऑप्शनल मनी में। ये ऑप्शनल मनी बायर और सेलर की विलिंग पे डिपेंड करता है, और जो लीगल टेंडर मनी है वो आपको एहनिया हो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो कोर्ट में भी जा सकता है, इसके लिए आपने मना किया। दो अंडरस्टूड है। अब जो लीगल टेंडर मनी है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब देखो लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। देखो, आप ये फोन खरीदने गए शॉप में गए, मे बी से दिस फोन कॉस्ट यू 20,000 रुपीज। आपने एक रुपए के चिल्लर इकट्ठा किए, 20,000 रुपए के, और शॉपकीपर को दे दिए, बोले लो गिनो।
तो क्वेश्चन है क्या वो कॉइन्स के फॉर्म में 20,000 रुपए एक्सेप्ट करेगा, क्या वो अपने सारे स्टाफ को लगा देगा कि भैया सारे काम छोड़ कर तुम अब क्या करो, इन 20,000 के सिक्कों को, इन 1-1 रुपए के सिक्कों को गिनना शुरू कर दो? नो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया एज पर क्वाइनेज एक्ट, तो जो क्वाइंस होते हैं उसके लिए लिमिटेशन लगा रखा है, वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब अगर तुम्हें कोई 1 रुपए के सिक्के में पेमेंट दे रहा है, तुम 1000 रुपए तक की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद आप उसे मना भी कर सकते हो, ये हम नहीं, वो ठीक है। लेकिन हाँ 1000 तक की पेमेंट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बाय लॉ, उसके ऊपर की आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। तो कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर और जो पेपर नोट होते हैं आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब जो पार्टी है सामने वाले, वो कितनी भी पेमेंट चाहे वो पेपर नोट में कर सकता है। और नॉन लीगल टेंडर ऑप्शन वाली आपको पता ही है, ठीक है। तो मनी को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई है कि लीगल टेंडर क्या होता है और नॉन लीगल टेंडर क्या होता है। ओके अब है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मनी सप्लाई। अब है मनी सप्लाई किसे बोलते हैं? मनी सप्लाई है कि कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि हमने बोल दिया एज ऑन 31 मार्च या एज ऑन 31 अगस्त, दिस टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पब्लिक के पास कितना पैसा है, एक पर्टिकुलर, एक ड्यूरेशन में नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। तो क्योंकि जो मनी सप्लाई है उसे पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसीलिए क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है जिसे ड्यूरेशन में मेजर किया जाता है उसे हम फ्लो बोलते हैं, लेकिन जिसे पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड है? ओके तो अगला क्या है? फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब आखिर जो पैसा पब्लिक के पास, जितना पैसा है वो सारा पैसा आता है किसके अंदर? मनी सप्लाई के अंदर वो सारा पैसा आता है जो कि पब्लिक के पास है। अब आखिर इसके अंदर वो कौन सा पैसा है जो नहीं आएगा? ठीक है पब्लिक के अंदर जो हम इंडिविजुअल या जो हम हाउस होल्डर हैं और जो बिजनेसेस हैं उनके पास जितना भी पैसा है, ये हाउस होल्डर, ये बिजनेस, इनके पास जितना भी पैसा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सारा टोटल बनेगा मनी सप्लाई का पार्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट या बैंक के पास कुछ रिजर्व वगैरह पड़े हैं तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। जितना पैसा पब्लिक के पास है, यूज में है, वही मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता ही है। ओके लेट्स मूव फर्दर। अब जो कंपोनेंट्स थे कि पब्लिक के पास जो पैसा है, तो उसी को हम थोड़ा फर्दर एलोबरेट करेंगे, ढंग से समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई तो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहला आता है करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितने करेंसी है, जितने पेपर नोट और क्वाइन में है, उसे बोलते हैं करेंसी विद द पब्लिक। और जो करेंसी होती है उसे लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, उसे फियाट मनी भी बोलते हैं। फियाट मनी वो होता है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे यूज होता है टू एक्ट एज अ मनी एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट। मतलब आप किसी को अगर पेमेंट करना है तो वो इनकार नहीं कर सकता कि नहीं भैया मैं तो पैसों में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा और इसे हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, तो आपको तो ये पता है, ठीक है। अगला हमारा देखो, पहली चीज है मनी सप्लाई के अंदर पहला आता है करेंसी विद द पब्लिक। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बैंक में जितने भी डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं वो आते हैं। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो ऑन डिमांड, जो पब्लिक के डिमांड पे कभी भी आप अपने डिमांड पे विड्रॉ करवा सकते हो, चेक साइन करके, अकाउंट ट्रांसफर करके, कैसे भी करके, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या नहीं आता? टर्म डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो जिन्हें आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता, ओनली डिमांड डिपॉजिट आते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उन्हें इक्वल टू करेंसी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये आपके डिमांड पे रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं टू एक्ट एज करेंसी। अंडरस्टूड है ना? और क्या बोला है? ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। बैंकिंग में मैंने अनडिटेल करवाया था कि बैंक के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट आते हैं उसमें से इंटर बैंक डिपॉजिट को हटा देते हैं। मतलब
कि बैंक्स आपस में जो एक दूसरे के बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उसको हटा देते हैं, जितना पैसा से पब्लिक ने जमा करवाया है उसको ही लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट उसे बोलते हैं अगर दूसरे बैंक को भी पैसे जो उस बैंक के अंदर है उसको भी लिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, है ना। लेकिन अगर सिर्फ आप पब्लिक का ही पैसा इंक्लूड कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। अंदर डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है जो हाउस होल्डर जो डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग अकाउंट में, और जो करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उन्हें डेली एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो एक तो इसके अंदर कुछ अमाउंट पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता और दूसरा जो मिलता है वो कम मिलता है, इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। The two components of money supply are also known as transaction money बोलते हैं इसे, क्योंकि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है और करंट अकाउंट में है उसे आप ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर विल। समझ में आ गया आपको? तो अगला हमारे पास है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई को मेजर करना है कितनी इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए M1 M2 M3 करके M4 करके बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है M1। M1 क्या होता है, इट इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब लिक्विड मतलब क्या होता है, इसे इजिली कन्वर्ट कर सकते हो आप कैश में, उसे बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, तो M1 के अंदर क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जितने पेपर नोट्स और कॉइन्स पब्लिक के पास अवेलेबल है वो सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है अदर डिपॉजिट विद द RBI, वो हम पढ़ते हैं। ओके, अदर डिपॉजिट के अंदर क्या आता है, देखो जो इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन, देखो फॉरेन बैंक और जो फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड बैंक, IMF, जो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है इनके पैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो ये अदर डिपॉजिट विद द RBI ये भी आएगा M1 के अंदर। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट या या कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व रखा रहता है वो इसके अंदर नहीं आता। और जो अदर डिपॉजिट विद द RBI है बहुत ही स्मॉल पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है ये टोटल M1 का, इसीलिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, रोल नहीं है इसका। तो M1 में आपको पता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद द RBI, तीन चीजें आती हैं M1 के अंदर। लेट्स मूव ऑन। ओके, M2 के अंदर क्या आता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो क्या होता है M2 के अंदर M1 आता है और जो आपका पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। M3 के अंदर M1 तो आता ही आता है, लेकिन इसके अंदर नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मतलब M1 के अंदर से डिमांड डिपॉजिट आया था, इसके अंदर टाइम डिपॉजिट FD वगैरह भी आएगी। ओके, M4 के अंदर क्या आता है, M4 में सेविंग डिपॉजिट यानी टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसमें टोटल डिपॉजिट जो भी पब्लिक ने करवा रखा है वो सारा का सारा आता है, लेकिन NSC नहीं आता। अब आप पूछेंगे कि NSC क्या होता है, NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसे आप समझ लो जैसे ये एक मिनट NSC जैसे कि एक पेपर है ना। अब मैंने समझ लो 1 लाख की NSC खरीद ली है, लॉक इन पीरियड समझ लो 7 इयर्स लॉक इन पीरियड है, इंटरेस्ट रेट मुझे 6.8% मिलेगा। तो मैं पोस्ट ऑफिस में जा करके 1 लाख रुपए दूंगी तो मुझे 7 साल बाद 1 लाख रुपए भी मिलेंगे और 6.8% इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके जितना मिलेगा वो सारा मुझे एक साथ अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो M4 है उसमें NSC नहीं आता है, ठीक है। ओके, अब क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी सप्लाई। M1 मोस्ट लिक्विड होता है, मतलब इजीली सबसे आसान है उसे पैसों में कन्वर्ट करना, कैश में कन्वर्ट करना। और जो M4 है लीस्ट लिक्विड होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट इन द कैश।
M3 को याद रखना, इट वाइडली यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे ज्यादा अगर हमें कि इकोनॉमी में कितना पैसा है पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमें नापना है तो उसके लिए M3 का यूज किया जाता है। और M3 का एक नाम और है, उसे बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। M3 को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। M1 एंड M2 आर बोलते हैं नैरो मनी सप्लाई, M3 M4 को ब्रॉड मनी सप्लाई बोलते हैं, याद रख लेना। और जितना भी पैसों का जो भी कितना इकोनॉमी में पैसा है कितना नहीं है, ये डाटा कौन रिलीज करता है? ये डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। ओके अब क्या है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी के अंदर दो चीजें आती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जितना पैसा है और बैंक के पास जितना भी कैश रिजर्व है। ठीक है, कैश रिजर्व जितना जितना बैंक ने रिजर्व में रख रखा है, पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है, वो दोनों चीजें अब को प्लस कर दो तो आ जाता है हाई पावर्ड मनी। तो मैं किस किस पर्पस के लिए पैसों की डिमांड कर सकती हूँ? तो पहला क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव। मुझे किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे कुछ भी, मुझे कोई भी, मुझे फोन खरीदना है, मुझे पेन लेना है, मुझे पेंसिल लेनी है, सीजर लेना है, कुछ भी सामान लेना है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए मेरे हाथ में कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। मतलब लोग किस लिए कैश होल्ड करते हैं? डिमांड फॉर मनी क्या है, लोग किस लिए किस पर्पस के लिए कैश होल्ड कर सकते हैं? एक तो क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। ठीक है दूसरा, लोग किस चीज के लिए पैसे होल्ड करते हैं अपने हाथ में? प्रिकॉशनरी मोटिव। मतलब घर में अगर इमरजेंसी आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें पैसों की नीड हो सकती है, कैश की नीड हो सकती है, तो लोग इसके लिए भी कैश होल्ड करते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोग प्रिकॉशनरी पैसा रखते हैं अपने पास। अगला होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पसंद आ जाए, किसी इन्वेस्टमेंट का प्राइस अच्छा जा रहा हो, उससे रिटर्न अच्छा मिलने वाला हो, तो फटाफट वो अपने कैश को वहां पे इन्वेस्ट कर दें। ठीक है तो डिमांड फॉर मनी तीन चीजों के लिए होती है, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। समझ में आ गया? स्पेकुलेशन आपको पता ही है क्या होता है, जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है हम उसे खरीदते हैं, जैसे ज्यादा होता है हम उसे बेच के निकल जाते हैं बीच का प्रॉफिट कमा करके। तो स्पेकुलेटिव मोटिव में कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो उसमें खरीद लेते हैं, पैसा लोग अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी हम तीन चीजों के लिए करते हैं तो अब हम करने जा रहे हैं डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी तीन चीजों के लिए करी जाती है। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मतलब कि आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अपने हाथ में कुछ ना कुछ कैश होल्ड करते हो, तो दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। डिमांड फॉर मनी मतलब है आप किन किन पर्पसेस के लिए आप अपने पास कैश होल्ड करना पसंद करते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, अगर घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हुआ, तो उस क्रिटिकल टाइम के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैसे घर में रखे हुए होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। अगला क्या है, स्पेक्युलेटिव मोटिव। अगर आपको किसी चीज में अगर इन्वेस्ट करना है, कुछ शेयर वगैरह खरीदने, कुछ भी करना है, तो आप उस पर्पस के लिए भी कैश होल्ड करते हैं। तो डिमांड फॉर मनी तीन चीजों के लिए करते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। ओके बच्चों, तो हमने कंप्लीट कर लिया है मनी चैप्टर। ओके, टाटा, बाय बाय।